हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शंस एंड इम्पोर्टेंट केसेस इन हिंदू लॉ। आज का हमारा पहला केस है अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप AWAG वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1997 3 SCC 573। इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको शॉर्टली सारे केसेस के बारे में बताऊंगी। इस केस में हुआ था, जो इंडिया एंड इंडियंस थे उसमें पर्सनल लॉज के वजह से जो कोर्ट का ओपिनियन था वो चाहता था कि वो इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे फॉर द पर्सनल लॉ। सो ये जो केस है, ये जो पिटिशन है वो डिसमिस्ड हो गई थी। Shaira Bano versus Union of India and others. Supreme Court in 2017 in a historical and landmark judgment declared triple talaq, which is whimsically means ये ऐसा चीज़ नहीं है कि एक बार बोल दिया जो वापस लिया जा सकता है। So the court invalidated section 2 of Shariat Application Act 1937 to the extent it enforces triple talaq. Daniel Latifi and another versus Union of India 2001 7 SCC 74C। इसमें क्या हुआ था, The court held that the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, which provided under section 3 clause 1 subclause a divorced woman is entitled to reasonable and fair provision and maintenance within the iddat period is not in violation of article 14 and 21 of the Indian Constitution। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और 21 में है पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने का पूरा अधिकार। इसके अगर जो वायलेशन है वो अगर नहीं बेकार होते हैं, नहीं ख़राब होते हैं या फिर नहीं जाते हैं तो ये मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल होती हैं। सुशील कुमारी डाइंग वर्सेस प्रेम कुमार। इस केस में क्या हुआ था, पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज फाइल्ड बाय द हस्बैंड एंड द हस्बैंड एक्यूजेस हिज वाइफ फॉर एडल्टरस कंडक्ट। मतलब इसमें हस्बैंड ने कंसर्न विद अ लीगल सेपरेशन विदाउट डाइवोर्स एक केस फाइल किया था, फॉलोइंग विच ही फाइल्ड अनदर पिटीशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन विच शोज द एक्सटेंट ऑफ हिज सिंसियरिटी एंड इंटरेस्ट इन कीपिंग द वाइफ विथ हिम। उसके बाद उसने फिर से एक और केस फाइल किया for keeping the wife with him, so the Delhi High Court set aside the decree of restitution granted by the lower court। इसमें decree of restitution मतलब उसकी जो permission है वो मिल गई थी। शमीम आरा versus State of Uttar Pradesh। In the case, the Supreme Court was the view that the mere plea of a talaq would not validate the same. In this way, it will not be validated. Their Quranic procedures of obtaining a talaq need to be fulfilled. That is, talaq has to be pronounced in Quranic injunction। यूसुफ वर्सेस सौरमिना। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया या जो भी प्रूफ मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो चुका है कि जो मैरिज है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है, एंड इफ़ दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड द कोर्ट हैव नो ऑप्शन बट द डिसॉल्व द मैरिज। अंकुश नारायण वर्सेस जानाबाई। एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें यह बोला गया है कि कोर्ट हेल्ड दैट ऑन अडॉप्शन बाय अ विडो, अगर कोई भी विधवा लेडी अगर कोई भी सन को अडॉप्ट करती है तो उसके फादर जो डिसीज अडॉप्टिव फादर हैं ही विल बी द सेम अंडर द लॉ। हिंदू लॉज रिगार्ड टाइज इन द अडॉप्टिव फैमिली इज़ नॉट चेंज। जो अडॉप्टिव फैमिली है उसका कोई भी चीज़, कोई भी जो उसका रियल बेटा है उससे चेंज नहीं होगा। Gurudas versus Rasa Ranjan। Adoption is made when the actual giving and taking had taken place and not when the religious ceremony is performed, like Dath Humam. For a valid adoption, it would be necessary to bring on records that there has been an actual giving and taking ceremony. There should be a proper ceremony. If we talk about दत्त होमम, विच मीन्स दैट जो हिंदू में प्रॉपर तरीके से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सोलेमनाइज एन अडॉप्शन, मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो विधि और जो भी हमारे में रिचुअल्स होते हैं उस तरीके से अडॉप्ट करना। हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी। इस केस में क्या हुआ था, द कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली, द रीज़न दैट पर्सनल लॉ वॉज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन टू द होम रेफरिंग टू पर्सनल लॉ वॉज मोस्ट इनएप्रोप्रिएट, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस का नाम है जीजेवाई वर्सेस पठान खान। इस केस में क्या हुआ था, जो मदर थी वो फादर से सेपरेटेड थी फॉर मोर देन 20 ईयर्स, और उनकी जो बेटी थी, माइनर डॉटर थी, उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उसके फादर का। तो कॉन्टैक्ट अगर नहीं था तो फिर जो सारे अधिकार हैं, इफ इट कम्स टू नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर पर्सन और द प्रॉपर्टी, ये सारे उसके मदर को ही जाते हैं। हर नेम वॉज जीजाबाई।
Let's talk about Sitavai versus Ramachandra. So there may be relationship by the implication in the other cases also. The Supreme Court has also held that a son adopted by the widow of the deceased co-partner, which means Hambaris, will also be a co-partner with the surviving co-partners of the deceased husband. सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ हिंदू कन्वर्ट्स टू मुस्लिम, अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता है, देन हैव अ सेकेंड मैरिज, ही कैन नॉट डू सो irrespective of the fact that polygamy is allowed in Islamic law. R. Virupakshaya versus Sarvamma and another property inherited by a Hindu from his father's father or father's father's father is ancestral property. ये ancestral property में count होती है. Deposed versus Vasan Singhs and others. A person who has to inherit property from his immediate paternal ancestor up to 3 lines hold in a co-partnership and to other relation he holds it in a entitled to hold it as his absolute property. Hence the property inherited by a person from any other relation become his separate property. मतलब separate property हो जाती है if it is in a co-partnership and to other relations. This is also important case, Chanmunia versus Virendra Kumar Singh Kushwa. Considering Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955, the marriage performed in absence of customary rites and ceremonies of either parties to marriage is not valid. अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होगा, मतलब जो rituals होते हैं वो नहीं हुए हैं, तो शादी होगी वो valid नहीं होगी. And the intention of the parties to live together as husband and wife is not enough. अगर वो लोग साथ में भी रहते हैं, so this is not enough. Further, there is no scope to include a woman not lawfully married within the expression of wife in Section 125 of the Code should be interpreted to mean only legally wedded wife. Let's talk about this case, Mrs. Mary Roy, etc. versus State of Kerala and ORS 1986 Air ASC 1011. The Supreme Court in the case held that Christian women are entitled to have the property rights of his father. This path-breaking judgment sent shock waves throughout the country because इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, पहले ऐसे नहीं होता था. Till then, Christian women in Kerala were governed by the provision under the 1916 Travancore Kochi Christian Succession Act. Under this act, a Christian daughter can inherit only 1/4 of the share of the son. पहले 1/4 होता था जितना सन को मिल रहा है उसके कंपैरिजन में in her father's property. The bench comprising of Chief Justice P.N. Bhagwati and Justice R.S. Pathak gave a liberal interpretation that benefited the Christian women in Kerala and brought ambit of the Indian Succession Act 1921. This is very important case. Lata Singh versus State of Uttar Pradesh 2006 Scale 583. Nothing that there was no bar to intercaste marriage under the Hindu Marriage Act. Hindu Marriage Act में कोई ऐसा बार नहीं है for intercaste marriage. A division bench of the Supreme Court comprising of Justice Ashok Bhan and Justice Markandre Katjo observed that since there was no dispute about the petitioner being a major, she was free to marry anyone she likes or live with anyone she likes. Rakshan Sharma versus Arun Sharma, Civil Appeal number 1967 of 2015. The Supreme Court in the case held that in a battle between entrenched parents for the custody of minor child, जिसकी एज 5 साल से कम थी, shall be allowed to remain with the mother. मम्मा के साथ रहना उसका ज़रूरी है. इसका रीज़न ये है कि चैटल मतलब अपने बच्चे को संपत्ति नहीं समझ सकते क्योंकि उसके मदर की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज पर द केस. Seema versus Ashwani Kumar, year 2006, SC 1158. The Supreme Court in the case directed the state governments and the central governments that marriages of all the persons who are citizens of India belonging to various religious denominations should be made compulsory registered in their respective states where such marriages are solemnized. अगर प्रॉपर तरीके से रिचुअल से अगर शादी हो रही है तो हर स्टेट्स के अकॉर्डिंग शादी को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है. द बेंच comprising of Justice Arijit Pasayat and Justice S.H. Kapadia also directed that as when the central government enacts a comprehensive statute, the same shall be placed before that court of scrutiny. Neerja Saraf versus Jayant Saraf 1994 6 SCC 46. The Supreme Court gave some important orbital observation in this case. No marriages between an NRI and an Indian woman which has taken place in India may be annulled by a foreign court. जो इंडिया में शादी की गई है वो फॉरेन कोर्ट के द्वारा एनल नहीं की जा सकती. प्रोविजन में बी मेड फॉर adequate alimony to the wife in the property of the husband both in India and abroad. The decree granted by Indian courts may be made executable in foreign courts both on principle of comity
and by entering into reciprocal agreements like Section 44A of Civil Procedure, which makes a foreign decree executable as it would have been a decree passed by the court. Asha Qureshi versus Afaq Qureshi, Year 2002, MP 263. The court held that a person is entitled to a decree of nullity under Section 25, Subclause 3 of the Hindu Marriage Act on grounds of fraud, अगर किसी ने fraud किया है, as described in Section 17 of Indian Contracts Act. Itwari versus Asghari, Year 1960, all 684. The court held that even in the absence of satisfactory proof of the husband's cruelty, the court will not pass a decree for restitution in favor of the husband if on the evidence it feels that the circumstances are such that it will be unjust and inequitable to compel her to live with him. We cannot compel for that. Let's talk about important sections now. सेक्शन 2 में है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, सेक्शन 3 में है डेफिनेशन, सेक्शन 5 में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सेक्शन 7 में है सेरेमनीज हिंदू मैरिज की, सेक्शन 8 में है रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 में है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब जो लीगल प्रोसीजर के थ्रू जो सेपरेशन होता है विदाउट डाइवोर्स, सेक्शन 10 में है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 में है वॉइड मैरिजेस, सेक्शन 12 में है वॉइडेबल मैरिजेस, डिफरेंस बिटवीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, सेक्शन 13 में डाइवोर्स है, सेक्शन 13V में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, सेक्शन 14 में नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, अगर 1 साल ही शादी को हुआ है तो पिटीशन नहीं होगी, सेक्शन 16 में है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 17 में है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, सेक्शन 23 में है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 24 में है मेंटेनेंस पेंडेंट इलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 25 में है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ हिंदू सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 5 में एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें ये नहीं अप्लाई होता। सेक्शन 6 में है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कॉपरेसी प्रॉपर्टी, सेक्शन 8 में है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन, सेक्शन 9 में है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, सेक्शन 10 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, सेक्शन 11 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। 10 और 11 याद करना है, 10 में है 1 दैट इज़ 1 ऑफ द शेड्यूल्स, 11 में है 2 ऑफ द शेड्यूल। सेक्शन 12 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। सेक्शन 14 में है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, सेक्शन 15 में है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन, सेक्शन 16 में है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग हायर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू, सेक्शन 90 में है मोड ऑफ सक्सेशन, सेक्शन 21 में है प्रिजम्पशंस इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, सेक्शन 25 में मर्डरर्स एंड डिस्क्वालिफाइड, सेक्शन 26 कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड, सेक्शन 29 में फेलियर ऑफ हायर्स, सेक्शन 30 में टेस्टामेंट्री सक्सेशन। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मस्ट रीड सेक्शंस ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियंस दिया हुआ है, सेक्शन 7 में नेचुरल गार्जियनशिप्स ऑफ अडॉप्टेड सन दिया हुआ है विच इज़ ऑफ नो डिफरेंस। सेक्शन 6 और 7 याद रखना ज़रूरी है। सेक्शन 8 में पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, सेक्शन 9 में है टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स, सेक्शन 11 में है डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विथ माइनर्स प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 में है वेलफेयर ऑफ माइनर्स टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 3 डेफिनेशन दी हुई है, सेक्शन 5 में अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, 7 में है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, सेक्शन 8 में कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल, सेक्शन 9 में है पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, सेक्शन 10 में है पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, सेक्शन 11 में अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, सेक्शन 12 में इफेक्ट ऑफ अडॉप्शंस, सेक्शन 18 में है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, सेक्शन 19 में है मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, सेक्शन 20 में है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, सेक्शन 21 में है डिपेंडेंट डिफाइंड, सेक्शन 22 में है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, सेक्शन 23 में है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।